24 अप्रैल 2005 की तड़के सुबह 4 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीके अनिल और एसपी रत्न संजय सिवान के उस किले को भेदने निकलते हैं जिसकी बाहरी दीवारें अभी तक हर नियम कायदे कानून से ऊंची थी। लेकिन किले को भेदने से पहले उन्होंने इसके लिए एक लंबी प्लानिंग भी की थी, क्योंकि उन्हें संभावित खतरे का पूरा अंदाजा था। उन्हें पता था कि जिसके गिरेबान पर वो हाथ डालने जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। पौ फटने से पहले दोनों अधिकारी बड़े पुलिस बल के साथ गांव प्रतापपुर के उस किले के बाहर खड़े थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव और उस किले पर पड़ी, दोनों अधिकारियों की अचूक तैयारी साफ साफ दिखाई देने लगी। किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था। बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। दोनों अधिकारियों ने पहले उस किले के सुल्तान को चेतावनी दी। जब चेतावनी के जवाब में कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, तब उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन उससे पहले ही किले की ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिसका पुलिस बल ने जमकर सामना किया। थोड़ी ही देर में सीके अनिल और रत्न संजय की टीम उस किले के अंदर थी। सुल्तान का किला भेदा जा चुका था। अब बस देर थी तो उस पर कानून का शिकंजा कसे जाने। बिहार के सुदूर कोने में जहां गंडक धीमी गति से बहती है और गेहूं के खेत तपती धूप में लहलहाते हैं, वहां बसा है सिवान, एक ऐसा जिला जिसके बारे में लोग आश्चर्य और खौफ दोनों से फुसफुसाते हैं। 90 के दशक में सिवान की कल्पना मात्र से आप सिहर उठेंगे। टूटी फूटी कच्ची सड़क और उस पर पुलिस की नहीं बल्कि उस बाहुबली के आदमियों की गश्त जिसकी धाक इस जिले की सीमा से ही शुरू हो जाया करती थी। अखबारों ने उसे कुछ ही दिनों में सिवान का सुल्तान कहना शुरू कर दिया था, लेकिन चाय की टपरी से लेकर खेतों में काम कर रहे लोगों ने उसे साहिब कहना मुनासिब समझा। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, उसके ढीठतापूर्ण उदय की, उसके शासन की और दमखम की, इतिहास तथा न्याय की उन शक्तियों की जिन्होंने अंततः शहाबुद्दीन को अर्श से फर्श पर ला पटका। एक साधारण रेलवे कर्मचारी का बेटा जिसके भविष्य में उसके बाप ने कभी झांक कर नहीं देखा था, अपने बेटे के लिए साधारण सा सपना देखने वाला ये बाप नहीं जानता था कि एक दिन उसका बेटा शहाबुद्दीन खौफ का पर्याय बन जाएगा। गांव प्रतापपुर, जहां शहाबुद्दीन बड़ा हो रहा था, गांव के आसपास की दुनिया भी बदल रही थी। पुरानी सामंती व्यवस्था चरमरा रही थी, उसकी जगह कानून नहीं बल्कि अराजकता ले रही थी। युवा शहाबुद्दीन ने सिवान के जेआरडी कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि हासिल की, जो उस वक्त उस इलाके में दुर्लभ थी। लेकिन कॉलेज में शहाबुद्दीन के नाम के साथ सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं जुड़ा बल्कि हिस्ट्री शीटर भी जुड़ गया, क्योंकि साल 1986 में शहाबुद्दीन पर पहला मामला दर्ज हुआ और फिर यह बदस्तूर चलता ही रहा। इसे आप खौफ के पर्याय शहाबुद्दीन की शुरुआत भी कह सकते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन का राजनीति में उदय कैसे हुआ? तो हुआ यूं कि बिहार में 1990 का दशक उथल पुथल भरा था। जातीय तनाव चरम पर था और राज्य मंडल आयोग की आग से उबर रहा था, जिसने पिछड़े वर्गों को आरक्षण और आशा का वादा दिया था। इसी उथल पुथल भरे माहौल में लालू प्रसाद यादव का आगमन हुआ, जिनका दलितों के सशक्तिकरण का संदेश दूर दराज के गांव तक गूंजता था। शहाबुद्दीन सिर्फ लालू की राजनीति से ही नहीं बल्कि उनके उस हुनर से भी मंत्रमुग्ध था, जिससे वो लोगों के अंदर वफादारी और डर दोनों एक साथ कायम रखते थे। शहाबुद्दीन की राजनीति में एंट्री जनता दल की युवा इकाई से हुई, लेकिन तब तक वो इस स्थानीय गणित को भली भांति समझ चुका था कि सिवान में सत्ता सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि बाहुबल से भी चलती है। जैसे ही वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की अनसर्टेन दुनिया में दाखिल हुआ, उसके बारे में किस्से फैलने लगे। कभी वो ज़मीनी विवादों में हस्तक्षेप करता, किसी की मदद करता तो किसी को डराता। उसके यंग सपोर्टर्स का सर्कल भी बहुत बड़ा हो चुका था, जो कि उसके लिए आँख और कान का काम करने लगे थे। इलाके के ज़मींदार, जिसमें कई सवर्ण थे, उसके पास मध्यस्थता के लिए आने लगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो न्याय दिला सकता था, बल्कि इसलिए भी कि वो
नक्सलियों के बढ़ते डर के सामने एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो नक्सलियों को रोक सकता था। कुछ ही वर्षों में वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता गया और जीरादेई विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर 1990 में जीत हासिल की। लेकिन शहाबुद्दीन यहाँ रुकने वाला नहीं था। अब उसकी नज़र संसद की गलियारों पर थी। 1996 में उसने सिवान की लोकसभा सीट से जीत दर्ज की और लालू प्रसाद यादव की खुली शह और समर्थन के साथ शहाबुद्दीन का एक छत्र साम्राज्य कायम हो गया। उस दौर के सिवान की कल्पना कीजिए, जहां सरकार के आदेशों का कोई खास असर नहीं होता था, लेकिन शहाबुद्दीन की एक हामी किसी की जिंदगी पल भर में बदल सकती थी। कहा जाता था कि शुक्रवार की सुबहें उसके ईंटों से बने आलीशान मकान के बाहर लंबी कतारों से भरी होती थी। कोई सुरक्षा मांगने आता था तो कोई माफी। ऊपर से देखने पर साहब एक दयालु मददगार की छवि में नजर आता था। वो गरीब लड़कियों की शादियों में दहेज देता, पुराने झगड़े सुलझाता, यहाँ तक कि गांव में डॉक्टर कितनी फीस लेंगे ये भी वही तय करता था। बुजुर्ग लोग सिर हिलाते हुए कहते कि बाकी नेता तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, शहाबुद्दीन तो कभी यहाँ से गया ही नहीं था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक और सिवान था। वो ऐसा सिवान जो डर के धागों से सिल कर टिका था। न्याय व्यवस्था लगभग ठप पड़ी थी और पुलिस या तो डरी हुई थी या मिली भगत में शामिल। चुनावों के दौरान माहौल में खौफ घुल जाया करता था। विरोधी रैलियों को जबरन तितर बितर कर दिया जाता और पोस्टर्स रातों रात गायब हो जाते। जो प्रत्याशी हिम्मत कर नामांकन दाखिल करते, उन्हें या तो हिंसा का सामना करना पड़ता या उनके परिवार वालों को चुप कराने के लिए धमकियां मिलने लगती। जिन इलाकों में माओवादी अनाज के भंडार जला देते थे और जमींदारों को धमकाते थे, वहां अवैध हथियारों से लैस शहाबुद्दीन के लोग जमींदारों की मदद किया करते थे। वो अपने दरबार किसी मध्यकालीन राजा की तरह लगाता था। खांटी देहाती अंदाज और लोगों पर निर्विवाद अधिकार। गांव वाले, नेता, व्यापारी सब उसके दरवाजे पर हाजिरी देते थे, किसी न किसी काम के लिए या बस वफादारी जताने के लिए। हर गुजरते साल के साथ कानून और अराजकता के बीच की रेखा और धुंधली होती गई। शहाबुद्दीन की कई कथित करतूतों में से एक करतूत ऐसी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज छात्र आंदोलनों से लेकर संसद की बहसों तक सुनाई दी। 31 मार्च 1997 को जेएनयू के छात्र नेता और भाकपा माले के कार्यकर्ता चंद्रशेखर प्रसाद की दिन दहाड़े सिवान रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथी श्याम नारायण यादव भी इस हमले में मारे गए। कई लोगों के लिए ये इस बात का आखिरी सबूत था कि सिवान में असहमति जताना जानलेवा हो सकता है। इस हत्या ने दिल्ली और पटना में उग्र विरोध प्रदर्शनों की लहर छेड़ दी, जहां हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। लेकिन सिवान में हालात अलग थे। गवाह अपने बयान बदलने लगे और जांच ठंडे बस्ते में जाती दिखी। लोगों के बीच फुसफुसाहट थी कि खुद राज्य की मशीनरी भी साहब की नजरों के सामने झुक जाया करती है। आम लोग तो आम लोग, पत्रकार भी इससे अछूते नहीं रहे। 2005 में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण माना गया कि उन्होंने कुछ ऐसी खबरें छापी थी जो कथित तौर पर साहिब को नागवार गुजरी थी। फिर भी लोकसभा में शहाबुद्दीन जोरदार तरीके से बोलता था। वो अल्पसंख्यकों के हक, गरीबी और अन्याय पर गंभीर बातें करता। लेकिन उसके अपने इलाके की हकीकत ये थी कि वहां उसके डर ने उसका एक अलग अध्याय ही लिख रखा था। अगर सिवान शहाबुद्दीन का साम्राज्य था तो 2005 में उसकी सरहदें अब सिमटनी शुरू हो गई, जब बिहार की फिजा बदलने लगी। जंगल राज और अपराधी नेता गठजोड़ के आरोप जोर पकड़ने लगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और एक नई पीढ़ी के ईमानदार और कभी कभी हद से ज्यादा साहसी अफसरों की तैनाती शुरू हुई। सबसे पहले आए सीके अनिल, जो सिवान के नए जिलाधिकारी बने। एक बाहरी अफसर जिसे न तो स्थानीय दबदबे का डर था, न ही जोखिम उठाने से परहेज। उनके साथ थे पुलिस अधीक्षक रत्न संजय,
जिन्होंने शहाबुद्दीन के किले जैसे घर पर रातों रात छापेमारी की योजना बनाई। जो नज़ारा सामने आया उसने पूरे देश को चौंका दिया। शहाबुद्दीन के किले से AK-47 राइफल, नाइट विजन चश्मे, विदेशी मुद्रा के पैकेट और ग्रेनेड बरामद हुए। यह सब एक ऐसे व्यक्ति के घर से मिला जो जनप्रतिनिधि था, संसद का सदस्य था। इतना सब कुछ होने के बाद भी शहाबुद्दीन अपने नेटवर्क के बदौलत सुरक्षित रहा। गिरफ्तारी की वारंट जारी होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इस दौरान वो दिल्ली में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता रहा और अपनी हाजिर जवाबी से दिग्गज नेताओं को प्रभावित भी करता रहा। लेकिन अक्टूबर 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाया, तब आखिरकार शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। 5 नवंबर 2005 को शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो जेल को उसकी ताकत तोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन शहाबुद्दीन ने उसे अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया। उसकी कहानियां अब दंत कथाओं जैसी बन गई थी। कैसे वो सिवान के अस्पताल की VIP वार्ड से या फिर जेल से अपने दरबार और फाइलों का संचालन करता था। उसके वफादार वैसे ही अपना काम चलाते रहे। वसूली, दबाव और यहाँ तक कि पंचायत चुनावों में उम्मीदवारी तय करना भी। हैरानी की बात तो ये थी कि शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उसकी पत्नी हिना शहाब उसके प्रतिनिधि के रूप में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उसके पास शहाबुद्दीन जैसा करिश्मा नहीं था। साल 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने प्रदेश की कमान संभाली, तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। सुशासन के नारे के साथ उन्होंने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी और अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अब न तो स्पेशल कोर्ट्स की कार्रवाई पर रोक थी और न ही ईमानदार पुलिस अधिकारियों के फोन पर पटना से आने वाली आला कमान के कॉल का दबाव ही था। शहाबुद्दीन के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होने लगे। हत्या की कोशिश, फिरौती, अपहरण, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप। अब अदालतें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी और स्वतंत्र भी हो चुकी थी और उन्होंने दर्जनों मामलों में उसे दोषी करार दिया। शहाबुद्दीन को सबसे बड़ा झटका 2007 में लगा, जब CPI माले के कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन बिहार के जख्म गहरे हैं और उसकी व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कई सालों तक शहाबुद्दीन अलग अलग मामलों में जमानत लेता रहा। सलाखों के पीछे होने के बावजूद एक खतरनाक नाम बना रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिवान से दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया, जहां से धीरे धीरे उसका सिवान की राजनीति पर पकड़ ढीली पड़ने लगी। मई 2021 में मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली में कोविड के कारण निधन हो गया। उन लोगों से दूर जिनकी जिंदगी उसने कभी डर या मेहरबानी के जरिए बदल दी थी। खुद सिवान भी आगे बढ़ चुका था। अब वो पुराना जागीर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जिला बन चुका था जो दूसरी चुनौतियों से जूझ रहा था। फिर भी उसका किस्सा आज भी जिंदा है। उसकी कहानी किसी आसान नतीजे पर खत्म नहीं होती। क्या वो एक रॉबिन हुड था जो कानूनहीन जमीन पर इंसाफ बांटता था, या फिर वो शख्स जिसने अपने खिलाफ बोलने वालों की जिंदगी को ही तबाह कर दिया? इतिहास शायद इसका पूरा फैसला कभी न कर पाए। कोविड से मृत्यु हो जाने के बाद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने मरहूम पिता का शव सिवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से सुविधा नहीं मिली। सिवान का सुल्तान कहा जाने वाला शहाबुद्दीन अब शांत हो चुका था। शहाबुद्दीन की कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उसका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने का दिन और इस बात का जिक्र है कि साहेब कहाँ के रहने वाले थे। यह कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। RJD के नेता और सिवान के सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन की देह और उसकी तमाम करतूतें अब दिल्ली की इस कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी हैं।